10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 12 अप्रैल 2022 को जो गणित का पेपर है उसके लिए आपके काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्नों का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आपके जो पहला प्रश्न आएगा उसमें 12 प्रश्न होंगे इस प्रकार के अबसद वाले। तो 12 ही प्रश्न आपके सही हो इसके लिए मैंने ये पूरा वीडियो तैयार किया है। तो इस वीडियो में हम आपकी पूरी किताब के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सारे शामिल किए हैं और प्रश्न आपके इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे और 12 ही प्रश्न आपके सही होंगे। सही तब होंगे जब ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपके 12 में से 12 प्रश्न सही हो। और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने बाकी के साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। चलते हैं प्रश्नावली 1 से शुरू करते हैं और लास्ट प्रायिकता तक चलेंगे। पहली प्रश्नावली का सवाल है आपके इसमें कि एक प्रश्न आपका पहला जो होगा वो पहली प्रश्नावली का होगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या वे होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए और ये p और q पूर्णांक होते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए √3, √2, √5, ये पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। मैंने प्रश्न पूछा था उसमें कई स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया था। तो ये पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये मैंने करवाया हुआ सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा 4। कैसे आता है तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 196 2 का भाग देंगे 9 8 98, फिर 2 का भाग देंगे 7 4 9 49, फिर 7 का भाग देंगे 7 बार और 7 का भाग 1 बार। तो 2 × 2 × 7 × 7, तो 2 की घात 2 × 7 की घात 2, ये 2 घात और ये 2 घात कितनी हो जाएगी 4। अगला क्वेश्चन है 144 और 198 का महत्सप ज्ञात करना है। तो गुणनखंड करेंगे इन दोनों के और फिर जो दोनों में से कॉमन आएगा उनको गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18। एक आपको बताना है 44 और 99 का महत्सप कितना होता है। 44 और 99 का महत्सप आपको कमेंट करना है। चौथा प्रश्न आपके इसमें 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्सप कितना होता है। तो ये भी मैंने प्रश्न पूछा हुआ है। अभाज्य संख्याओं का महत्सप 1 होता है, यानी कि इन दोनों में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है, तो इनमें कॉमन संख्या ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग जो इस दोनों संख्याओं में जाता है। तो वह संख्या हो जाएगी फिर एक इसका करेक्ट आंसर है। तो महत्सप 2 अभाज्य संख्याओं का 1 होता है, यह आप विशेष ध्यान रखें। और जिनका महत्सप 1 होता है उनको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उनको सह अभाज्य संख्या कहते हैं, तो ये विशेष ध्यान रखिए। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 अभाज्य संख्याओं का महत्सप 1 होता है। अगला क्वेश्चन फिर आपके दूसरी प्रश्नावली का है। एक px है जिसका एक शून्यक -1 है, तो px का एक गुणनखंड होगा यदि, अगर ये इसका शून्यक है तो इसको हम x बराबर -1 रखेंगे, या -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा 0, इधर +1 होगा तो x + 1 बराबर 0 होगा, यानी कि गुणनखंड क्या हो जाएगा x + 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ब वाला ऑप्शन से होगा x + 1। यदि x³ + a³ में x + a का भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। तो भागफल ज्ञात करने के लिए इसमें हम भाग देंगे, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा इसमें x² - ax + a², क्योंकि ये एक सूत्र होता है x² + y² वाला। तो ये इसमें सूत्र होगा x + a, और इसमें इसका जो सूत्र बनेगा वो x² - ax + a²। इसमें भाग देंगे हम x + a का, तो ये x + a से x + a कट जाएगा। ये x² - ax + a² अपना आंसर बचेगा। तीसरा प्रश्न है, ये व्यंजक x - 1 इस बहुपद px बराबर x² - 2x + 1 का गुणनखंड होगा यदि। गुणनखंड कब होगा, जब हम इस x - 1 बराबर 0 लिखेंगे और x का मान कितना 1 आएगा। तो x का मान 1, यानी कि x बराबर 1 रखेंगे और इसका उत्तर अगर 0 आ जाता है तो वो इसका गुणनखंड होगा। तो P1 पे x की जगह पे 1 लिखेंगे, तो P1 पे अगर इसका मान 0 आता है तो वह इसका गुणनखंड होगा। तो पहला ऑप्शन सही है, इसमें P1 पे इसका मान 0 होना चाहिए। फिर आपकी तीसरी प्रश्नावली है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरी प्रश्नावली का भी एक प्रश्न आपके अबसदा में आएगा। x अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा है। तो x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है। यहाँ पे कोई बिंदु होगा तो यहाँ पे x अक्ष पर y का मान 0 होता है, और y अक्ष की पूछे तो वहाँ पे x का मान 0 होता है। तो इसमें से x अक्ष पर y का मान 0 कहाँ पे, तो दूसरा ऑप्शन है इसमें
2,0। ये 2,0 एक्स अक्ष पर स्थित है और ये 0,2 ये वाई अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष को जो मान होता है उसको भुज कहते हैं और वाई अक्ष के मान को कोटि कहते हैं। इसमें भुज का मान 2 है, इसमें कोटि का मान 3 है। दूसरा प्रश्न है कि एक वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। तो इनको हम हल करेंगे यहाँ पे। तो इसमें से ये ले लेते हैं 1/, ये आ जाएगा इसमें 1/1 के बराबर k² 1। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा ±1। तो अ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0, 6x - ky बराबर 16 की संपाती रेखा को व्यक्त करता है। वही तीनों ही मान बराबर होंगे तो इसमें हो जाएगा 3/6 और बराबर में हो जाएगा ये माइनस का 1/ माइनस का y माइनस का k, माइनस माइनस कट जाएगा। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा -6/3 यानी कि +2। इसमें -2 नहीं आएंगे, +2 आएंगे। करेक्ट आंसर इसका स हो जाएगा। अगला सवाल है द्विघात समीकरण के मूल बताने। तो मूल की प्रकृति बताने की वास्तविक होंगे काल्पनिक होंगे कैसे। तो मूल बताने के लिए हम विविक्ति करते हैं b² - 4ac बराबर इसका मान ज्ञात करते हैं b² - 4ac। तो b² का मान -4 है तो b का मान -4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -4 × a का मान 2 × c का मान 3। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 और इधर हो जाएंगे 16। तो 16 में से 24 घटाएंगे तो ये -8 बचेंगे। देखो इसका मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब 0 से छोटा है, इसके मूल वास्तविक नहीं है, इसके मूल काल्पनिक है। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और अलग अलग, d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और बराबर, और d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक है, वो अस्तित्व में नहीं होते हैं। फिर एक ये द्विघात समीकरण है 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल बताने। उसके गुणनखंड करेंगे, 2 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने जिनको जोड़ें या घटाएं तो -1 आ जाए। तो हम ले लेंगे इसमें -4 और +3, 4 तिया 12 घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो इसको -1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे -4x + 3। इसको हल करेंगे 2x² -4x और +3 और -6 बराबर में 0। तो यहाँ से 2x को मनाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा x - 2। फिर यहाँ से जो कॉमन आएगा वो इसमें हो जाएगा +3। तो यहाँ बचेंगे x - 2, 2x इसमें से 3 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x - 2। तो 2x + 3 और x - 2, 2x + 3 और x - 2। तो ये हो जाएगा 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2 और x बराबर +2। तो -3/2 और +2 इसके आंसर होंगे। तो 2 और -3/2 ब वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी का आपकी 5वीं प्रश्नावली, 9 नंबर की प्रश्नावली है और एक सवाल आपके अबसद का इसमें भी आएगा। तो इसका पहला सवाल है आपके इसमें 5वीं प्रश्नावली का, समांतर श्रेणी है 21, 42, 63, 84, इसका कौन सा पद 210 होंगे। देखो ये समांतर श्रेणी वैसे इसका हमें सीधा ही पता चल रहा है 21 का पहाड़ा है। 210 कितने नंबर पे आएंगे, 10वें नंबर पे आएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 10th। लेकिन अगर कोई दूसरी दे रखी तो फिर से मैं नवा पद लगा के इसमें इनका मान ज्ञात करेंगे। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे 3, 6, 9, 3, 6, 9, इसका कौन सा पद जो होगा वो 36 होगा। 36 कौन से नंबर पे आएंगे ये आपको बताना है। एक समांतर श्रेणी 3, 6, 9, ये 36 कितने नंबर पे आएंगे ये आपको कमेंट करना है। दूसरा प्रश्न है 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल ज्ञात करना है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 6, 9 और फिर 12 और फिर 15। इन सभी की आपको जोड़ कर लेनी, जो आंसर आएगा वो 45 आ जाएगा। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और ये भी हो जाएंगे 18 और 12, ये हो जाएंगे 30 और 15 45। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 45।
फिर आपको एक प्रश्न ये याद रखना है, ये आपके दूसरे जो आपके 5.2 प्रश्नावली उसका दूसरा सवाल है, दूसरे का पहला। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद कितना है? तो वहाँ पे माइनस के सत्युत्तर आपको याद रखना है। कैसा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए बराबर 10, डी का मान -3, एन बराबर 30। जब इसको हम nवें पद में सूत्र लिखेंगे तो एन बराबर a + n - 1 इंटू डी। ए का मान 10 है, एन का मान 30 -1 इंटू डी का मान -3। आपको ये कोष्टक में बंद करना है -3। 29 को -3 से गुणा करेंगे तो -87। 10 में से 87 घटाएंगे तो 30वां पद -77 आएगा। यह आप जो अच्छी तरीके से याद कर लें। आपकी जो 5.2 प्रश्नावली इसका पहला सवाल तो वो डिब्बा बना रखा है सारणी वाला, उसके जस्ट नीचे आपको दूसरे सवाल में 2 अबसद है, तो दूसरे का ये पहला सवाल है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको या पूरा सवाल नहीं आता तो भी इसके उत्तर भी याद कर ले। 30वां पद -77 होंगे। अगला क्वेश्चन है फिर आपके रचना वाली प्रश्नावली का। तो रचना वाली प्रश्नावली आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11वीं प्रश्नावली और 11 नंबर की है। तो इसमें से आपके 3 वन लाइन अबसद वाले प्रश्न रिक्त स्थान और वन लाइनर में आएंगे। तो एक प्रश्न तो आपके अबसद में फिक्स है इसका, चाहे वो स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ ले या फिर आपको त्रिज्या दे के व्यास पूछ ले, व्यास दे के त्रिज्या पूछ ले, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो पहला सवाल है, यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो इस बिंदु से होकर जाने वाली वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो बिंदु अगर वृत्त के अंदर है तो उससे हम कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। और ये आप मान के चलो कि ये 0, 1 और 2 इन तीनों में से आपके एक प्रश्न परीक्षा में 100% आएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 0। बिंदु वृत्त के अंदर है तो इसका में 0 आएगा। बिंदु वृत्त के ऊपर है, वृत्त के ऊपर होगा तो बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा, और बिंदु वृत्त के बाहर है तो उससे हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और वृत्त के ऊपर पूरे वृत्त पर उसकी परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं और अनंत बिंदुओं पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन वृत्त की परिधि पर केवल एक बिंदु से पूछे तो फिर हम इसमें एक जवाब देंगे, और वृत्त की परिधि पर कुल स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछे तो फिर वो अनंत हो जाएगा। प्रश्न की भाषा समझना और फिर इसका जवाब देना, किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछा जाता है, तो यह आप विशेष ध्यान रखें। एक इसमें आता है कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है तो इसकी व्यास कितना होगा। तो व्यास जो हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा, 3.5 2 इंटू त्रिज्या होता है तो 2 इंटू 3.5 बराबर 7 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जीवा क्या होती है? जीवा ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वृत्त के ऊपर कहीं भी दो बिंदु है उनको मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से जाती है और सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास होती है। ठीक है। और एक और इसमें आपको ध्यान रखना है, किसी भी वृत्त के अंदर हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, किसी भी वृत्त के अंदर हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, इसमें एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने के लिए रेखाखंड के एक बिंदु पर बनाया जाता है। तो हमेशा हम किसी भी रेखाखंड को, जैसे 11.1 का पहला सवाल है, तो उसमें किसी भी रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना है। जैसे उसको जो 7.6 है उसको 5:8 में विभाजित करना है। तो हम इसमें ये एक लाइन खींचेंगे 7.6 की, और फिर यहाँ पे एक न्यून कोण बनाते हैं। इस बिंदु पर हम यहाँ पे न्यून कोण बनाते हैं। तो ये न्यून कोण आप विशेष ध्यान रखें, कौन सा कोण बनाते हैं? न्यून कोण। फिर अनुपातों की जोड़ करते हैं, 5 + 8 13 हो जाएंगे। यहाँ 13 चाप काटेंगे, लास्ट वाले को 13वें से मिलाएंगे और फिर 5वें चाप से इसके समांतर रेखा खींचते हुए ये 5:8 में विभाजित हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस स्थिति में त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है? तो त्रिभुज की रचना करने के लिए या तो उसकी तीनों ही भुजा दे रखी होगी, या फिर इसमें एक भुजा और उसके दोनों सिरों के कोण दे रखे होंगे, या फिर दो भुजा और एक उनके बीच का कोण दे रखा होगा, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल होगा RHS। तो इन 4 स्थिति में तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन अगर त्रिभुज की तीनों ही कोण दे देंगे, AAA वाला तीनों ही कोण दे देंगे, तो हम उसमें त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। तो कब त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती है? यदि उसके तीनों ही कोण दिए गए हों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके मूल बिंदु, ये 7वीं प्रश्नावली का सवाल है। 7वीं प्रश्नावली से भी आपके एक सवाल आएगा, मूल बिंदु बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए हम सीधा ही सूत्र लगाते हैं, x² + y²। तो x का मान 2 है इसमें, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 13 हो जाएगा। तो अंडर रूट 13 इसका आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, अंडर रूट 13। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ,
मूल बिंदु से एक बिंदु दे रखा है 3,4, इसकी मूल बिंदु से आपको दूरी बतानी है। मूल बिंदु से बिंदु 3,4 के बीच की दूरी कितनी होगी, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सवाल करके कमेंट करें। बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी बार पूछा हुआ सवाल है, तो एक्स अक्ष से दूरी जब भी पूछे तो हम वाई का मान लिखते हैं, और वाई अक्ष से जब भी दूरी पूछे तो हम एक्स का मान लिखते हैं। और दूरी अगर माइनस में दे रखी है यहाँ पे बिंदु, तो उसको हम प्लस में लिखते हैं, जैसे p -2,3। इसकी एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो हम प्लस का 3 लिख लेंगे, वाई अक्ष से दूरी पूछे तो हम यहाँ पे माइनस के 2 नहीं लिखे, यहाँ पे प्लस के 2 लिखेंगे, इसको ध्यान रखना। अगला सवाल है बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो वाई अक्ष से दूरी पूछी तो हम एक्स का मान लिख लेंगे 3, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये 3 माइनस के 3,4 होता तो भी हम प्लस का 3 ही लिखते हैं इसमें। और इसमें आपको मूल बिंदु के निर्देशांक भी याद रखने। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, और कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक x,0 होगा। एक्स एक और प्रश्न है आपके इसमें कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि का मान। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x,0 है, तो यहाँ पे कोटि का मान क्या होगा, यहाँ कोटि का मान 0 होगा। वैसे y के मान को कोटि कहते हैं, तो इसमें y का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वह बिंदु x अक्ष पे है। और y अक्ष पे कोई बिंदु है और उसकी भुज का मान पूछे तो वो 0,y होता है, इसलिए भुज का मान y अक्ष पे 0 होता है। फिर आपके इसमें 8वीं प्रश्नावली के सवाल है। 8वीं प्रश्नावली का जो दूसरा सवाल है, ये 8 पॉइंट आपके 2 का पहला दूसरा सवाल है। इन 4 में से आपके एक सवाल फिक्स आपके परीक्षा में आएगा, चाहे आप इसके उत्तर याद कर लें या फिर कुछ भी करें, इनके उत्तर आपको रट लेना है। पहला सवाल आपका इसमें 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, इसका मान आपको बताना है। तो इसका मान जो जब इसको हम हल करेंगे तो इसका मान √3/2 आएगा, और √3/2 एक इसका मान होता है, ये sin 60 का मान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर इसका दूसरा सवाल है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, ये 1 - 1 का स्क्वायर और बटे में 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0.2 = 0, यानी कि 0, जो द वाला ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा, डी। तीसरा प्रश्न है यदि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा यदि a बराबर होगा, तो a का मान अगर 0 है तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सत्य होगा। अच्छा, पहला और चौथा बिल्कुल सेम है, केवल प्लस माइनस का ही अंतर है। तो प्लस होगा तो ये sin 60 आएगा, और माइनस होगा तो इसका जो उत्तर चेंज हो जाएगा। तो इस दूसरे में को हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √3, और √3 किसका मान होता है, ये tan 60 का मान होता है। तो ये आप याद रखें, माइनस होगा तो tan 60 होगा, प्लस होगा तो sin 60 होगा। फिर आपके जो प्रश्नावली है वो 8.3 प्रश्नावली, इसका जो पहला सवाल है इसमें आपको ये दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए। तो sin 18 cos 72 इसका मान 1 होता है, tan 26 cot 64 इसका मान भी 1 होता है, इसका मान 0 होगा, इसका भी मान 0 होगा। ये इनके उत्तर आप याद कर लें, ये परीक्षा में आपके आएंगे। फिर आपके इसी प्रश्नावली के 8.4 के जो तीसरा सवाल है, इसमें आपको मान ज्ञात करना है। मान निकाले तो इसका मान जो होगा वो, इसको हम कोस में बदल देंगे तो ये sin स्क्वायर 27 कोस स्क्वायर 63 में बदल जाएंगे, तो ये sin स्क्वायर 63 और कोस स्क्वायर 63 इसका मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे भी इसका मान 1 होगा, तो 1/1 = 1 उत्तर होगा। इसका जो दूसरा है ये sin स्क्वायर 25 sin 25 कोस 65 कोस 25 sin 65, ये sin स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 बनेगा, तो इसका भी उत्तर 1 + 1 बराबर, इसका उत्तर 1 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका, 1 आ जाएगा। फिर चौथा सवाल है आपके इसमें 8.4 का ये चौथा सवाल है, नो sec स्क्वायर a - नो tan स्क्वायर a, इसका मान 9 होगा, क्योंकि sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। इसमें 9 कॉमन आ जाएंगे, 9 × 1 = 1 होगा। फिर आपके जो 8 इसका जो आपके सवाल नंबर चौथे का जो दूसरा है, चौथे के दूसरे में आपके जो आंसर आएंगे इसमें सी, यानी कि 2 उत्तर होंगे। इसके तो आंसर आएंगे वो 2 आएंगे। और चौथे का जो तीसरा है उसमें आपके डी होगा, ये कोस के बराबर होगा, और ये चौथा है वो भी आपके tan स्क्वायर के बराबर, 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर, ये tan स्क्वायर a के बराबर होगा। फिर आपके बंटन दे रखा है, माध्य और माध्यक दे रखा है 14 और 15, इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो आज ही मैंने एक सूत्र अपलोड किया था,
कौन सा कथन सत्य है माध्य माध्यिका बहुलक में? तो ये होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो माध्यक को 3 से गुणा करना है, तो 3 × 15 माइनस 2 × 14, तो ये हो जाएगा 15 × 45, और 45 में से हम 14 दूनी 28 माइनस कर लेंगे, तो 15 में से 8 गई तो 7 और 1 बचेगा 17, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो दूसरे सवाल में आपको क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए इसको हम क्रम से जमाएंगे, 1 2 3 5 और 9। फिर इसमें बीच की संख्या कौन सी है, 3 है। माध्यक का मतलब मध्य की संख्या, बीच की संख्या 3 है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 3। अगला सवाल आपका है, यदि 5 7 9 x का माध्य 9 हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे, बटे में 4 लिखेंगे और बराबर में 9 लिखेंगे। तो 9 बराबर 5 + 7 + 9 + x और बटे में 4 आ जाएगा। तो 4 को 9 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, और इनको हम जोड़ कर लेंगे, 7 और 5 12 और 9, 7 5 12 और 9 12 और 9 23 हो जाएंगे। 1 मिनट, इसको हम वापस करते हैं इसमें। हाँ, इसको वापस करते हैं। ये इसकी जोड़ 12 और 9 ये 21 हो जाएगा। 21 + x बराबर हो जाएगा 36। 21 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 36 में से हम 21 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15। अगला प्रश्न है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी अधिक बार आने वाली संख्या देखते हैं। तो इसमें 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, देखो, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। एक यही सवाल है, उसमें आपको ये 4 बार दे रखे हैं, तो वो 4 वाला भी आ सकता है, तो इसमें भी 4 ही उत्तर होंगे, और इसमें 2 ज़्यादा बार है तो इसमें 2 उत्तर हो जाएंगे। फिर आपकी प्रायिकता वाली प्रश्नावली है। एक थैले में 3 लाल 5 काली और 7 सफ़ेद गेंदें, तो गेंद काली नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कितनी गेंद काली नहीं है, टोटल में से काली की संख्या माइनस कर दो। 7 और 5 12 और 3 15, 15 में से 5 माइनस कर दो, तो 10 गेंद काली नहीं है, 10/15 यानी कि 2/3 इसके आंसर होंगे। ये 5 के पार से कट गए, 2/3। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता गुलाम आने की प्रायिकता, तो गुलाम कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4/52, तो 1/13। ये बादशाह आने की प्रायिकता पूछे तो भी 1/13, बेगम आने की प्रायिकता भी 1/13, इक्का आने की प्रायिकता भी 1/13। 52 पत्तों की गड्डी में से पत्ता खींचा जाता है, राजा या ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता। तो राजा कितने होते हैं, राजा होते हैं 4, और ईंट के पत्ते होते हैं 13। इसमें से 4 राजा में से 1 ईंट का पत्ता भी शामिल है, तो ये कितने हो जाएंगे, 13 और 4 17, 17 में से 1 कम हो जाएगा तो 16, तो 16/52 इसका आंसर होगा। इसको हम काटेंगे तो ये 4 के पार से कट जाएगा, 4/13 इसका उत्तर होगा। देखो, इसमें अनुकूल परिणाम 17 नहीं होंगे, अनुकूल परिणाम 16 होंगे, क्योंकि एक ये 4 राजा में से 1 ईंट का इसमें भी शामिल है, तो 13 तो इसमें और 3 इसमें, 13 और 3 16 हो जाएंगे, तो 4/13 इसका उत्तर होगा। एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम सम अभाज्य 2 का गुणज, सभी में उत्तर कितने आते हैं, 1/2। आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है, एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता कितनी होती है, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और आगे भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।